हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे कि श्रिंकेज ऑफ ए टायर ऑन ए व्हील कि मतलब पहिए पर टायर की सिकुड़न क्या होती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको एक चीज़ जानना है। आज के बहुत समय पहले जब हमारे टायर ये वाले जो रबड़ वाले या जो भी प्लास्टिक कह सकते हैं जो टायर नहीं चलते थे, पहले के टाइम पे जो बैलगाड़ी यूज करते थे गांव में, वहाँ पे आपका पहिया जो होता था लकड़ी का होता था और इसके ऊपर लोहे का एक चादर चढ़ा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहिया बोलते हैं। पहले के समय में जाएंगे कुछ समय पहले, गांव में हो सकता अभी भी हो गांव में, तो ऐसे होता था आपका पहिया। ऐसे क्या होता था, पहिया होता था और इस पहिए के ऊपर एक ऐसे लोहे की चादर चढ़ा दी जाती थी। लोहे की एक चादर चढ़ा दी जाती थी। ये नीचे रेड वाला आपका पहिया है, ऊपर क्या है, एक चादर है। तो ये वाला आपका हो गया टायर, ये क्या हो गया, टायर हो गया। और ये अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया, पहिया हो गया। अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया, पहिया हो गया। अब यहाँ पे है क्या चीज़, और ये जो आपका टायर है ये किसका है, मेटल का है। किसका है, मेटल का है, धातु का है। जनरली हम लोग लोहे का यूज करते थे। तब होता क्या था, ये जो आपका टायर का वाह व्यास का मान, टायर का वाह व्यास हमने डी मान लिया है। टायर का वाह व्यास क्या मान लिया हमने, स्मॉल डी मान लिया है। और पहिए का टायर का आंतरिक व्यास, जैसे ये टायर हो गया ऐसे मान लीजिए, ये टायर मान लीजिए ऐसे, और इसके ऊपर मान लीजिए ये टायर हो गया, इसके ऊपर मान लीजिए पहिया चढ़ा है, ऐसे मान लीजिए। तो ये जो टायर है आपका, टायर ये मान लीजिए। तो इसी फिगर को और सुधार कर दे रहे हैं। एक बार टायर हो गया, ऊपर क्या हो गया, ऊपर टायर हो गया, अंदर क्या हो गया, पहिया हो गया। तो इसको मान लीजिए आप टायर, और ये अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया, पहिया हो गया। पहिया कौन सा है, जिस पे मैं हैचिंग कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये पहिया हो गया। ये क्या हो गया, पहिया हो गया। अब पहिए का जो आपका वाह व्यास है वो कैपिटल डी के बराबर है। पहिए का वाह व्यास कैपिटल डी क्या होगा, कैपिटल डी आपका हो जाएगा ये, यहाँ से लेकर के सेंटर से जाएगा आपका क्या है, पहिए का वाह व्यास। तो पहिए का वाह व्यास यहाँ से यहाँ तक हो गया। पहिए का वाह व्यास क्या है, कैपिटल डी है। टायर का आंतरिक व्यास जो होता है स्मॉल डी, ये पहिए के वाह व्यास से कम होता है। अभी तो आपका टायर का वाह व्यास और पहिए का वाह व्यास और टायर का आंतरिक व्यास समान लग रहा है। टायर का आंतरिक व्यास होगा क्योंकि टायर ऊपर चढ़ाया जा रहा है, तो टायर का आंतरिक और पहिए का क्या वाह अभी समान लग रहा है यहाँ फिगर में। लेकिन पहले क्या होता था, आपका टायर जो है, टायर का डायमीटर कम होता था, तो टायर को क्या करते थे, गर्म करते थे। टायर का आंतरिक व्यास स्मॉल डी मैंने माना, पहिए का वाह व्यास क्या माना, कैपिटल डी। अब टायर को गर्म करके इसका आंतरिक व्यास स्मॉल डी से कैपिटल डी तक बढ़ाते हैं। टायर को हम लोग गर्म करते हैं और इसका व्यास स्मॉल डी से कैपिटल डी तक बढ़ाते हैं तथा गर्म अवस्था में ही इसे पहिए पर चढ़ा देते हैं। जैसे आपका क्या है, आपका टायर का जो है व्यास स्मॉल डी का मान था, टायर के आंतरिक व्यास स्मॉल डी का मान था, वो पहिए के वाह व्यास डी से क्या था, कम था। यानी स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, कैपिटल डी से कम है। अब जब हम लोग गर्म करेंगे तो स्मॉल डी का मान बढ़ेगा, बढ़ के कितना हो जा रहा है, कैपिटल डी के बराबर हो जा रहा है। स्मॉल डी जो है कैपिटल डी के बराबर हो जा रहा है एक तरीके से बढ़ करके। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बढ़ करके वैल्यू होगी वो कैपिटल डी के बराबर हो जाएगी। अब टायर को गर्म करके इसका आंतरिक व्यास स्मॉल डी से कैपिटल डी तक बढ़ाते हैं तथा गर्म अवस्था में ही इसे पहिए पर चढ़ा देते हैं। बाद में टायर ठंडा होकर पहिए पर जकड़ जाता है। बाद में क्या होता है, टायर ठंडा होकर पहिए पर जकड़ जाता है। टायर जो होगा ठंडा होकर पहिए पर जकड़ जाता है। इस प्रकार टायर की लंबाई में परिवर्तन बढ़ करके पाई कैपिटल डी। देखिए जो आपका ये वृत्त के शेप की आकृति का है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है पाई गुणे व्यास। क्या होता है, पाई गुणे व्यास। तो टायर की लंबाई जो होगी वो परिधि के बराबर होगी। तो परिवर्तन कितना हुआ, पाई कैपिटल डी माइनस पाई स्मॉल डी। तो पाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, तो टायर की प्रारंभिक लंबाई बराबर पाई इंटू डी। आप लोग चाहें तो ये फिगर बगल में बना लीजिएगा।
ये वाला फिगर बगल में क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। आपका ये बाहर वाला टायर है और अंदर वाला पहिया है। टायर किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। फिगर बना लेंगे, बुक में नहीं दिया है लेकिन आपके लिए समझने में आसानी होगी। टायर की प्रारंभिक लंबाई क्या होगी, पाई इंटू स्मॉल डी होगा। तो टायर पर आरोपित तनाव विकृति, क्योंकि लंबाई बढ़ रही है, तनाव विकृति का जो मान होगा लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान स्मॉल डी। ऐसे टावर में उत्पन्न तनाव प्रतिबल क्या होगा, एफ बराबर ई इंटू ई। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एफ बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपन स्मॉल डी इंटू ई। तो टायर में आपका प्रतिबल का मान आ गया और टायर में क्या हो गया, विकृति का मान आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि थर्मल स्ट्रेसेज या टेम्परेचर स्ट्रेसेज भी बोल सकते हैं। थर्मल स्ट्रेसेज इन कंपाउंड बार, यानी कि संयुक्त छड़ों में तापीय प्रतिबल हमको मतलब निकालना है। तो इसका डेरिवेशन कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन मैं डेरिवेशन करवा देता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में है। सिलेबस में है तो मैंने जो भी पढ़ाया मास में वो सिलेबस का ही पढ़ाया, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ाया है। बस जो चीज़ें कंपटीशन में आती है वो मैंने हिंट कर दिया है। यहाँ से भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे हिंट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये दो छड़ दिखाए गए हैं। एक छड़ आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, यह लंबाई का, स्टील का और एक ब्रास का है, मतलब एक स्टील इस्पात का और एक पीतल का है। इसके दोनों सिरे जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों सिरे क्या किए गए हैं, आपस में जोड़े गए हैं। और जब दोनों सिरे आपस में जुड़े रहेंगे तो अगर हम इनकी लंबाई इनके तापमान में परिवर्तन करेंगे तो दोनों सिरे जुड़े होने के कारण इनकी लंबाई में परिवर्तन भी क्या होगा, एक समान होगा। तो हमने इसके सिरे को इनिशियल स्टेज मान लिया है, ये इनिशियल स्टेज मान लिया है, एसी पॉइंट दिया है। और ये फाइनल कंडीशन है, इसको हमने डी पॉइंट मान लिया है। अब देखिए अगर इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े नहीं रहते, अगर दोनों सिरे आपस में जुड़े नहीं रहते तो ब्रास वाले की लंबाई में वृद्धि डेल्टा बी होता और स्टील वाली की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एस होता। ब्रास की लंबाई में वृद्धि डेल्टा बी होता और स्टील की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एस होता। लेकिन दोनों सिरे आपस में जुड़े होने के कारण दोनों छड़ों की लंबाई में परिवर्तन जो हो रहा है डेल्टा एल हो रहा है। दोनों छड़ों की लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा एल हो रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टील ने ब्रास पे संपीड़न बल लगाया, जिसके कारण ब्रास की लंबाई में डेल्टा एन डी की कमी हो गई। और ब्रास ने स्टील पर तनाव बल लगाया, जिसके कारण स्टील की लंबाई में डेल्टा एम डी की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे स्टील वाले छड़ पे तनाव बल कार्य कर रहा है और ब्रास वाले छड़ पे जो संपीड़न बल कार्य कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रास का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रेखीय प्रसार गुणांक का मान ज़्यादा होता है और स्टील के रेखीय प्रसार गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है। तो ब्रास वाले में संपीड़न प्रतिबल पैदा होगा और स्टील वाले में क्या होगा, तनाव प्रतिबल पैदा होगा। अब अगर हम लोग बात करें, हमने क्या लिखा है कि माना दोनों छड़ों की, ये चित्र में लिख सकते हैं कि चित्र में एक संयुक्त काट वाली छड़ दिखाया गया है जो स्टील और ब्रास से मिलकर बना हुआ है। इसका एक सिरा फिक्स है तथा दूसरा सिरा आपस में क्या है, बंधे हुए हैं। दूसरे से इसका एक सिरा फिक्स्ड है तथा दूसरे सिरे आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो माना दोनों छड़ों की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल एल, इस्पात तथा पीतल के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा एस और अल्फा बी, इस्पात तथा पीतल के प्रत्यास्था गुणांक एस तथा ई बी, इस्पात तथा पीतल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एस तथा ए बी है। हमने इतना मान लिया। अब माना T डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर संयुक्त छड़ में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। T डिग्री सेल्सियस जैसे ही इसका तापमान बढ़ाते हैं इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है, डेल्टा एल की वृद्धि होती है। अब फिर माना पीतल व इस्पात स्वतंत्र रूप से डेल्टा बी तथा डेल्टा एस बढ़ता, मतलब अगर ये आपस में जुड़े नहीं होते तो ब्रास डेल्टा बी बढ़ता और स्टील कितना बढ़ता, डेल्टा एस बढ़ता। तो हम लोग जानते हैं ये फार्मूला कहाँ से लिखा गया है, E बराबर हम लोग जानते हैं डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पे डेल्टा एल की जगह पे क्या है, डेल्टा बी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखें डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एल हो जाएगा। और E बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, जो तापीय विकृति पढ़े E बराबर अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मान यहाँ टी है और ये एल हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा बी का मान क्या हो गया, अल्फा टी एल। अल्फा की जगह पे बी है तो अल्फा बी हो जाएगा, अल्फा बी टी एल। तथा डेल्टा एस का मान भी ऐसे ही क्या हो जाएगा, अल्फा एस टी एल। इस प्रकार से आया है, ये ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। ई बराबर डेल्टा एल बाई एल से यहाँ लंबाई में वृद्धि चूंकि डेल्टा एल नहीं होकर के कितनी हो रही है, डेल्टा बी हो रही है।
तो डेल्टा बी बाई एल हो जाएगा। तो डेल्टा बी बराबर ई इंटू एल। ई का मान क्या होता है, यहाँ पे हम लोग थर्मल स्ट्रेन ले रहे हैं तो अल्फा बी टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब क्या चीज़ें हैं, थोड़ा डेरिवेशन लंबा है लेकिन समझ लेंगे पॉइंट, तो बहुत कठिन नहीं है कि नहीं हो पाएगा एग्जाम में। तो दोनों छोरों के सिरों को आपस में जुड़े होने के कारण, दोनों छोरों के सिरों को आपस में जुड़े होने के कारण ब्रास में डेल्टा एन डी की कमी हो गई। वह इस्पात में डेल्टा एम डी की क्या हो गई, वृद्धि होगी। एम है या डी है, डेल्टा एम डी की वृद्धि हो जाती है। तो डेल्टा एन डी का जो मान होगा वो अल्फा बी माइनस डेल्टा एल के बराबर होगा। यहाँ से देखिए डेल्टा एन डी का जो मान होगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा एल के बराबर होगा। और डेल्टा एम डी का जो मान होगा, जो डेल्टा एम डी का मान होगा वो डेल्टा एल माइनस डेल्टा एस के बराबर होगा। तो समीकरण 3 आपका 1 हो गया और एक समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, डेल्टा एन डी प्लस डेल्टा एम डी बराबर, अब ये क्या होगा, जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, डेल्टा बी माइनस डेल्टा एस आ जाएगा। इसको हमने मान लिया है, इसको मान लेंगे, समीकरण 3 4 हो गया। ये आपका हो गया समीकरण 5। ये क्या हो गया, समीकरण 5 हो गया। समीकरण की इक्वेशन लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई, समीकरण 5 हो गया। अब यदि डेल्टा एन डी लंबाई में कमी से पीतल में विकृति ई बी तथा प्रतिबल एफ बी पैदा होता है, तब ई बी बराबर क्या होगा, डेल्टा एन डी बटे एल। तो डेल्टा एन डी बराबर ई बी इंटू एल। तो ई बी का मान क्या होगा, एफ बी अपान ई बी इंटू एल। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 6। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। इसी प्रकार डेल्टा एम डी लंबाई में वृद्धि से इस्पात में विकृति ई एस तथा प्रतिबल एफ एस पैदा होता है। तो डेल्टा एम डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस अपान ई एस इंटू एल। इसको हमने मान लिया समीकरण 7। समीकरण 6 समीकरण 7 हो गए। तो समीकरण 6 वह समीकरण 7 से डेल्टा एन डी और डेल्टा एम डी का मान समीकरण 5 में रखने पर इसमें रख दीजिए। तो दो डेल्टा एन डी का मान क्या होगा, एफ बी अपान ई बी इंटू एल, और डेल्टा एम डी का मान एफ एस अपान ई एस इंटू एल बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा एस। और डेल्टा बी माइनस डेल्टा इसमें एल कॉमन ले लिया, इसका मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने रख दिया है। तो यहाँ से भी क्या हो गया, एल टी कॉमन हो गया है। तो अगली लाइन में आकर के एल से एल कट गया है, एल से एल आपका कट गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ बी प्लस ई बी अपान एफ एस अपान ई एस बराबर टी अल्फा बी माइनस अल्फा एस। तो ये आपका एक इक्वेशन ये आ गया, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और चूंकि संयुक्त छड़ संतुलन में है, इसलिए इस्पात पर तनाव बल बराबर पीतल पर संपीड़न बल। तो एफ एस इंटू ए एस बराबर हो जाएगा एफ बी इंटू ए बी। तो आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो गया। इसी के साथ आपका जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर था, इसका थियरी वाला पोर्शन समाप्त हो गया। अब इसमें थियरी में कुछ नहीं बचा है, अब इसमें क्या बचे हैं, न्यूमेरिकल्स बचे हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जो है आपका टेस्टिंग से टॉपिक दिया हुआ, थियरी में हम लोग प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे। तो डायग्राम वगैरह थोड़ा टिपिकल है, जैसे यूटीएम मशीन के बारे में हमने बात किया था। यूटीएम मशीन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे टेंशन, कंप्रेशन, शियर और बेंडिंग टेस्ट होते हैं। और एक होता है आरटीएम मशीन, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। उससे हम लोग झटका वगैरह सहन करने की सब शक्ति निकालते हैं, तो टफनेस वगैरह फाइंड करते हैं उससे। तो वो 2 मशीन आप लोग प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल लिखने के लिए जो पीछे दिया रहता है बुक में, वहाँ पे दिया होगा, तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा। वैसे वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ से ये आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला जो चैप्टर था, इसका थियरी वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब इसका जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और आपको काफ़ी अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आ जाएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।